हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने आपको गुप्तोत्तर कालीन कश्मीर के राजवंश और राजपूत राजवंश के विषय में बताया। आज हम आपको गुप्तोत्तर कालीन बंगाल का गौड़ वंश, वल्लभी का मैत्रक वंश, चेदी वंश, काकतीय वंश इत्यादि के विषय में बताएंगे। तो शुरू करते हैं गुप्तोत्तर कालीन गौड़ वंश से। गौड़ बंगाल का प्रमुख राजवंश था। बंगाल में गौड़ राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा है। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार शशांक गौड़ की राजधानी कर्णसुवर्ण थी, जो वर्तमान में झारखंड के सिंह भूमि के अंतर्गत आता है। इससे पता चलता है कि गौड़ साम्राज्य बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश समेत कामरूप यानी असम, झारखंड सहित मगध तक विस्तृत था। गौड़ वंश के प्रभाव के कारण ही इस क्षेत्र को गौड़ बंगाल कहा जाने लगा। शशांक गौड़ वंश का सबसे प्रतापी राजा था। वह सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था तथा संपूर्ण भारत पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता था। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध किया था। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बंगाल तक सीमित कर दिया। शशांक के बाद गौड़ वंश का पतन हो गया। बाद में इसी वंश के किसी क्षत्रिय ने बंगाल में समृद्ध व शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की नींव रखी थी। पाल वंश के अनेक शिलालेखों तथा अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि ये विशुद्ध सूर्य वंशी थे, लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के कारण ब्राह्मणवादियों ने चंद्रगुप्त तथा अशोक महान की तरह इन्हें भी शूद्र घोषित करने का प्रयास किया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बंगाल का शासक शशांक ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवा दी थी। अब बात करते हैं वल्लभी के मैत्रक वंश के विषय में। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे। भट्टारक ने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक शिलादित्य प्रथम के शासनकाल में यह वंश बहुत प्रभावशाली हो गया था। इस वंश का शासन मालवा और राजस्थान में भी फैल गया था, लेकिन बाद में मैत्रकों को दक्कन के चालुक्यों और कन्नौज के शासक हर्ष से पराजित होना पड़ा। इस वंश के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। भट्टारक और उसके उत्तराधिकारी धार्मिक संस्थानों के महान संरक्षक थे। वल्लभी बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब बात करते हैं चेदी यानी कलचुरी वंश के विषय में। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। लगभग 845 ईस्वी में उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। कोक्कल ने प्रतिहार शासक भोज एवं उसके सामंतों को युद्ध में हराया था। उसने तुरुष्क, वंग एवं कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था। विलहरी लेख में कोक्कल के विषय में कहा गया है कि समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने अपने कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया। कोक्कल के 18 पुत्रों में से उसका बड़ा पुत्र शंकरगण अगला कलचुरी शासक बना। शंकरगण के बाद लक्ष्मण राज, उसके बाद गांगेय देव, विक्रमादित्य, उसके बाद कर्णदेव शासक बने। गांगेय देव इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कर्णदेव ने 1060 ईस्वी में लगभग मालवा के राजा भोज को पराजित कर दिया, परंतु बाद में कीर्तिवर्मा चंदेल ने उसे हरा दिया। इससे कलचुरियों की शक्ति क्षीण हो गई और 1181 तक अज्ञात कारणों से इस वंश का पतन हो गया। कलचुरी शासक त्रैकुटक संवत का प्रयोग करते थे, जो 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। बात करते हैं पूर्वी गंग वंश के विषय में। पूर्वी गंग वंश का शासनकाल 1028 से 1434 या 35 ईस्वी रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिंदू राजवंश था। इस वंश के शासक कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में गंग वंश नाम के 2 अलग अलग राजवंश थे। एक थे पश्चिमी गंग वंश और एक पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश धर्म और कला का महान संरक्षक था। इस वंश की स्थापना वज्रहस्त तृतीय ने की थी। वज्रहस्त तृतीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये पहले शासक थे जिन्होंने कलिंग के तीनों हिस्सों पर एक साथ शासन किया। उनके पुत्र राजराजा प्रथम ने चोल व चालुक्यों पर आक्रमण किया। चोल राजकुमारी राजसुंदरी से विवाह करके अपनी सत्ता मजबूत की। उसका पुत्र अनंत वर्मा चोडगंग
पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था। उसका शासन उत्तर में गंगा के उद्गम से लेकर दक्षिण में गोदावरी के उद्गम स्थल तक फैला हुआ था। अनंत वर्मा चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उनकी राजधानी का नाम कलिंग नगर था, जो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुखलिंगम है। अब बात करते हैं काकतीय वंश के विषय में। कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंत के रूप में अपने राज्य का शासन करते थे। काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक समय के प्रसिद्ध शहर हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था। चालुक्य वंश के विघटन काल में काकतीय वंशी प्रोल द्वितीय ने अपने को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर लिया तथा उसने गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश पर अपना एक छत्र शासन स्थापित किया। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य व साहसी राजाओं में से एक था। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया। रुद्र प्रथम के बाद महादेव व गणपति शासक बने। गणपति ने विदेश व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया था। उसने विभिन्न बाधक तटकरों को समाप्त कर दिया। मोटूपल्ली जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके काल का प्रमुख बंदरगाह था। गणपति के बाद उसकी पुत्री रुद्रमा देवी वारंगल की शासिका बनी। रुद्रमा देवी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रताप रुद्रदेव था। इसी के काल में खिलजी एवं तुगलक शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किया। 14वीं सदी के आरंभ में जब अफगान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला, तो देवगिरी के यादवों और द्वार समुद्र के के समान वारंगल के काकतीयों की भी उसने विजय की। बात करते हैं होयसल वंश के विषय में। होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसलिए इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने को यादव कुल तिलकय कहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने द्वार समुद्र यानी आधुनिक हेलेबेट को अपनी राजधानी बनाया। होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल था। होयसल राजाओं का काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ। इन मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरों पर किया जाता था। चबूतरे तथा दीवारों पर हाथियों, अश्वारोहियों, हंसों, राक्षसों एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई जाती थी। विष्णुवर्धन के शासन काल में बना होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद का विकास तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में राजतंत्र सैद्धांतिक रूप से अनियंत्रित अथवा निरंकुश था। सामंतवाद के विकास से केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, जबकि प्रांतीय व स्थानीय सत्ता मजबूत हुई। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री एवं पदाधिकारी होते थे। पाल, सेन, चंदेल, चौहान तथा कलचूरी अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर विभाजित थी। हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी मौजूद थे। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के विषय में। आर्थिक व्यवस्था में कृषि इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार थी। नीति वाक्यामृत में अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को उनकी सेवाओं के बदले भू क्षेत्र प्रदान करने से सामंतवाद का उदय हुआ। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का आरंभ सातवाहन काल में हुआ था। बृहद संहिता एवं अमरकोश जैसे 6ठी सदी के ग्रंथों में कृषि फलों एवं बागानों पर अलग से अध्याय देकर उसे समझाया गया है। अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ में तत्कालीन समय में बोए एवं उपजाए जाने वाले विभिन्न अनाजों का वर्णन है। अब उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण है। वाहित भूमि जिसमें बोया जाता हो उसे कहा जाता था अकृष्ट, जिसमें खेती ना की गई हो इसी भूमि को कहा जाता था ऊसर, जहाँ बीज ना उगता हो यानी बंजर, ऐसी भूमि को कहा जाता था खिल परती, अर्थात जिस भूमि को जोता नहीं जाता। साक्त अर्थात व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि। बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन कर व्यवस्था के विषय में। भूमि कर सिद्धांत जमीन की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के आधार पर 1/12 से लेकर 5/6 भाग तक निर्धारित होता था। करों का संग्रह गांव का मुखिया करता था। भूमि मापन के लिए लोक प्रचलित मापक जैसे निवर्तन, पट्टिक हल, पातक, खरीवाप, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़वाप, खंडकवाप,
नालिक वाप इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। कुछ प्रमुख कर भाग उपज के हिस्से को कहा जाता था, ये भूमि कर के रूप में दिया जाता था। फल फूल लकड़ी आदि उपहार स्वरूप राजा को प्रदान करने को भोग कहा जाता था। नगद रूप से वसूल किए जाने वाले कर को हिरण्य अधिकारियों का हिस्सा होता था। कर में वो से प्रस्थ कहा जाता था। अस्थायी कृषकों पर लगने वाले कर को ऊपरी कर कहा जाता था। चंदेल एवं परमार शासकों ने बड़ी बड़ी झीलों एवं तालाबों का निर्माण करवाया था। संस्कृत ग्रंथों में अर्घट या रहट का उल्लेख है। सिंचाई के लिए रहट के प्रयोग का प्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती में मिलता है। बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन उद्योग एवं व्यापार के विषय में। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ, जिसके अनेक कारण थे। चोर डाकुओं के कारण मार्गों का असुरक्षित होना, सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना तथा व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर अधिक चुंगी कर देना। इस समय बंगाल मलमल, पान, सुपारी तथा सन के लिए, मगध एवं कलिंग धान यानी चावल के लिए, मालवा गन्ना, अफीम एवं सीपी के लिए, गुजरात सूती कपड़े, नील एवं चमड़े से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी क्षेत्र मोती, मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था। भारत के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम तथा पश्चिमी तट पर देवल, थाना, खंबात एवं भड़ोच प्रमुख बंदरगाह थे। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था। भड़ोच के बने वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें वरोस कहा जाता था। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में वस्त्र उद्योग विशेषकर सफेद लिनन का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन मुद्रा के विषय में। पूर्व मध्य काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। साधारण लेन देन और व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक कहा गया है। सोने के सिक्कों की मात्रा बड़ी कम थी। अधिकांश सिक्के चांदी एवं तांबे के थे। पाल एवं सेन राजाओं में केवल देवपाल के 6 सोने के सिक्के मिले हैं और गुजरात के चालुक्यों में केवल जय सिंह सिद्धराज का 1 सोने का सिक्का मिला है। बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के विषय में। गुप्तोत्तर काल में भारत में 2 सशक्त सामाजिक धाराएं प्रवाहित हुई। एक विदेशी जातियों का आत्मसातीकरण, दूसरा जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्यतः 4 वर्णों में ही विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इस युग की महत्वपूर्ण घटना है राजपूतों का अभ्युदय, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया। वाणिज्य व्यापार में गिरावट के कारण वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई, जिनके लिए कृषि, व्यापार, पशुपालन जैसे व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए। अल-बरूनी ने वैश्यों व शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। शूद्रों का कृषकों के रूप में परिवर्तन हुआ। करते हैं गुप्तोत्तर काल में शूद्रों की कैसी स्थिति थी। समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या और अस्पृश्यता की भावना दोनों में वृद्धि हुई। इस काल की प्रमुख विशेषता है कृषि कार्य का आमतौर पर शूद्रों के द्वारा किया जाना। शूद्रों में कुछ वर्ण संकर जातियां भी थी। याज्ञवल्क्य के द्वारा वर्णित मीमांसा के अनुसार अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के बारे में हमने आपको वैदिक काल में पढ़ाया था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष व निम्न वर्ण की स्त्री विवाह करते हैं एवं प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री व निम्न वर्ण का पुरुष विवाह करते हैं। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। अनुलोम जातियां द्विज जातियां थी, इसलिए इन्हें यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था। द्विज जातियों के विषय में भी हमने वैदिक काल में आपको पढ़ाया था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं। शूद्रों को इनमें शामिल नहीं किया जाता। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों में कायस्थ सबसे अधिक उल्लेखनीय है। सबसे निम्न जाति अंत्यज थी, जिनमें सर्वाधिक निम्न चांडाल थे। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति के विषय में। गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन के कार्य में भागीदारी निभाती थी। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियां प्रदेशों की शासिका थी। काकतीय रानी रुद्रमा ने काकतीय राजवंश पर लंबे समय तक शासन किया, जिसकी प्रशंसा वेनिस यात्री मार्को पोलो ने भी की थी। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है, जबकि मेधातिथि ने सती प्रथा की आलोचना की है। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की स्थिति में गिरावट ला दी। समाज में गणिकाओं, वैश्याओं और देवदासियों का भी एक वर्ग
मौजूद था। बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में दासों की स्थिति के विषय में। पूर्व मध्य काल या गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। इन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया था। दासों की स्थिति अत्यंजों तथा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। दास दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास दान में दिए जाते थे। विज्ञानेश्वर के अनुसार ऋण न चुका सकने के कारण ऋणी स्वयं को ऋणदाता का दास बना लेता था। दास प्राय घरेलू कामों में ही लगाए जाते थे। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन धार्मिक स्थिति के विषय में। गुप्तोत्तर काल में शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का समाज में स्थान था। शक्ति पूजा इस काल में बहुत व्यापक हो गई। पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म के अभिन्न तत्व बन गए। शैव धर्म पाशुपत, कापालिक, अघोरी, लिंगायत, शैवाद्वैत आदि अनेक उपसंप्रदायों में विभाजित था। कापालिकों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। बुद्ध व जैन को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। दुर्गा की उपासना का श्रेय मार्कंडेय पुराण को जाता है। बौद्ध धर्म ने तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान आदि रूप धारण कर लिए थे। हर्ष व पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। बंगाल के सेन शासक विश्वरूप सेन तथा केशव सेन सूर्योपासक होने के कारण परम सौर पदवी से विभूषित किए गए। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन कला व संस्कृति के विषय में। गुप्तोत्तर काल की वास्तुकला की मुख्य कृतियां जो है वो मंदिर हैं। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने इसकी 3 शैलियां निर्धारित की हैं, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर प्रमुख हैं। पहली बात करते हैं नागर शैली के विषय में। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली के मंदिरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। भारत में नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर में लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये भी उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा के पुरी में स्थित है, कदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो एमपी में स्थित है, सूर्य मंदिर गुजरात में मोढेरा में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान की माउंट आबू में स्थित है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के विषय में। द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरीप के बीच अर्थात आधुनिक तमिलनाडु प्रदेश में है। इसकी विशेषता है वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिड नुमा शिखर जिसका शीर्ष 8 या 6 कोणों के गुम्बद के आकार का होता है। पल्लव, चालुक्य, चोल एवं पांड्य शासकों के शासनकाल में मुख्यतः इस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम और कांची के मंदिर, वातापी एवं ऐहोल के मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इस शैली के मंदिरों की प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं बेसर शैली के विषय में। बेसर का विस्तार विंध्य एवं कृष्णा के बीच में है जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ के तत्व मिश्रित हैं। बेसर शैली के मंदिरों में देउल, गर्भगृह और सभा मंडप यानी जगमोहन होता था। इस शैली के मंदिर अर्धगोलाकार होते थे। होयसल राष्ट्रकूट काल के ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है आदि इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। तो आज हमने आपको गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों एवं प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।